जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार। आप सभी का स्वागत है झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कंप्यूटर के अगले सेट प्रैक्टिस में, और ये आपका सेट नंबर 4 होने वाला है आज का ये सेशन। इसमें से हम लोग अभी बात कर रहे हैं टॉपिक वाइज 20 MCQ प्रैक्टिस सेट में हम लोग बात कर रहे हैं, और वो भी हम लोग बात कर रहे हैं किस तरह से, तो टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें से हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं तो कंप्यूटर के सामान्य परिचय से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो वो आगे आएंगे कंप्यूटर का विकास, और जो भी इनपुट आउटपुट जिस तरह से टॉपिक वाइज कवर है उसी तरह से हम लोग भी कवर करेंगे। चलिए, तो कल हम लोगों ने एक सवाल किया था आपसे कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है ना। तो ये आपको अच्छे से, और कई लोगों ने इसका आंसर भी किया है कि ए जो वो बिल्कुल गलत है ना। टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। डाटा को स्टोर करना, इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, ये सभी कार्य जो वो कंप्यूटर का बुनियादी कार्यों में शामिल है। जबकि टेक्स्ट को स्कैन करना यह जो वो कंप्यूटर के बुनियादी कार्यों में शामिल नहीं है। अगला सवाल है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। तो अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो सामान्यतः रूप लेता है वो किस रूप में, तो नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर के रूप में जो वो सामान्यतः रूप लेता है। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। अगला सवाल है कि कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन सा भाग जो वो सम्मिलित है। तो याद रखेंगे इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU का पूरा रूप होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह किसका निरूपण करता है। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह जो है वो किसका निरूपण करता है, तो ये सभी कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। अगला सवाल है कि प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। कंप्यूटर का प्रमुख मेमोरी जो होता है वो किसके समन्वय से कार्य करती है। तो याद रखेंगे यह CPU के समन्वय से ही कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डेटा कच्चे तथा रो फैक्ट्स बताता है, जबकि इनमें से कौन सा जो है वो डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो डेटा कच्चे तथ्य यानी रो फैक्ट्स बताता है, जबकि इनमें से कौन सा है जो कि जिससे डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो सूचना से डाटा जो वो अर्थपूर्ण बन जाता है। जैसे नहीं बोलते हैं कि अगर हम लोगों ने मान लेते हैं कि कोई मशीन है, और कोई मशीन में हम लोगों ने क्या है कि यहाँ पे कच्चे माल को डाला, है ना, यहाँ पे कच्चे माल को डाला और ये मशीन जो वो प्रोसेस करके और जो आगे निकाल करके आपको दे दिया, तो ये आपका क्या होता है, अर्थपूर्ण, यानी एक आपका काम का चीज़ होता है ना। मान लेते हैं सपोज दैट कोई भी यहाँ पे हमने कच्चे माल को डाला और वो हमें यहाँ से खाने के लिए सामान मिल गया, तो ये कह सकते हैं कि एक अर्थपूर्ण कह सकते हैं ना, या काम आने वाला सही ढंग से। तो बस वैसा ही है। एक तरफ हम लोग रखते हैं इनपुट जो कि डालते हैं, जिसको डेटा कहा जाता है ना। एक तरफ डेटा हम लोग डालते हैं, डेटा देते हैं, और डेटा जो वो यह एक कच्चा रो फैक्ट्स के रूप में माना जाता है। जबकि सूचना जो निकल करके आता है प्रोसेस होने के बाद में, यहाँ पे प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद में जो हमको सूचना मिलता है ना, इन्फॉर्मेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो डाटा और सूचना में यही दोनों में अंतर होता है कि ये प्रोसेस के पहले की क्रिया है और सूचना जो वो प्रोसेस के बाद की प्रक्रिया है। ये दोनों का अंतर भी आपको याद रखने। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किसके रूप में जाना जाता है। फिर से एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं अच्छे से। कहता है कि शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे इसे हम लोग इनपुट डिवाइस के रूप में जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट किसके परिचालन को संपन्न करता है। तो याद रखेंगे अरिथमेटिक परिचालन संपन्न करता है। ALU जो है वो अरिथमेटिक परिचालन संपन्न करता है। तो कौन सा परिचालन संपन्न करता है, अरिथमेटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत
ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा को प्रोसेस कर सकती है और आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, वो बताना है कि इनमें से क्या है। तो याद रखेंगे ये सभी विशेषताएं जो वो कंप्यूटर के बारे में बताया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो याद रखेंगे इनमें से सभी को जो नियंत्रित करने का काम जो करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये नियंत्रित आपका करता है। इस याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। इसे क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है, जबकि एएलयू को अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसे कहा जाता है। आइए चलते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका है कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। तो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनमें से कौन से शामिल होते हैं, तो याद रखेंगे इनमें से इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, ये सभी जो वो बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं। क्लियर हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये यहाँ पे है इनपुट, यहाँ पे है ये प्रोसेसिंग और फिर आपका होता है आउटपुट, है ना। तो ये तीनों प्रोसेस जो वो इसका ये कंप्यूटर के बुनियादी कंप्यूटर के प्रोसेसिंग चक्र में ये तीनों शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि रैम एक किस प्रकार का है। रैम एक परिवर्तनशील प्रकार का है। रैम क्या है, एक परिवर्तनशील प्रकार का है। और बता दें कि यह जेएसएससी के द्वारा पूछे गए पिछले सीजीएल का एग्जाम में यह सवाल जो वो पूछा भी गया है। कुछ ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जो कि जेएसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी सवाल हम लोगों ने उठा करके डाल दिया है, ऐसा नहीं है। आपके एग्जाम में जो भी सवाल पूछे गए हैं वैसे ही प्रश्नों को यहाँ पे लाया गया है। अगला सवाल है कि दो या दो से अधिक प्रोसेसरों पर एक या एक से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ जुटे होने को किसके रूप में जाना जाता है। अब कहता है कि दो या दो से अधिक प्रोसेसरों पर, दो या दो से अधिक प्रोसेसरों पर एक या एक से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ एक साथ जुटे होने को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं, इसे हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर सिस्टम का सरल उपयोग क्या है। कंप्यूटर सिस्टम का सरल उपयोग है ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग के परिणाम स्वरूप उत्पादित डेटा को किस रूप में जाना जाता है। तो सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग के परिणाम स्वरूप, अब देखिए सीपीयू ये है ना। सीपीयू में क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने डाटा डाला, यहाँ पे ये इनपुट के रूप में काम करता है, फिर यहाँ पे प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस होता है और उसके बाद आपका जो वो फिर यहाँ से आउटपुट निकल करके आता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग के परिणाम स्वरूप, तो प्रोसेसिंग के परिणाम स्वरूप क्या मिलता है, उत्पादित जो डाटा होता है उसी को हम लोग आउटपुट कहते हैं या इसी हम लोग इन्फॉर्मेशन के रूप में जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका जो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कई सीपीयू के द्वारा से वित्त कार्यों को हैंडल्स करता है। इनमें से कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कई सीपीयू के द्वारा से वित्त कार्यों को हैंडल करता है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा समानांतर ऑपरेटिंग सिस्टम। समानांतर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कई सीपीयू के द्वारा से वित्त कार्यों को हैंडल्स करता है, तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा समानांतर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है, तो बता दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों का, फोल्डरों का और इनपुट आउटपुट उपकरण का, ये सभी का प्रबंधन करता है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पर्सनल कंप्यूटर में किस मेमोरी के नेचर में अस्थिरता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर में किस मेमोरी में के नेचर में अस्थिरता देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रोम। रोम इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा।
एक प्रोसेसर पर एकाधिक उपयोगकर्ताओं का होना किसके रूप में जाना जाता है? तो एक प्रोसेसर पर, अब देखिए वहाँ पे इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, एक से अधिक प्रोसेसर, एक से अधिक प्रोसेसर पर कई सारे यूजर, है ना, कई सारे यूजरों के बारे में हमने बताया था कि कई सारे यूजर जब जुड़े हुए होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है जी, इसको कहा जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक प्रोसेसर पर एकाधिक उपयोगकर्ता। अब यहाँ पे ये सारे उपयोगकर्ता क्या है, मान लेते हैं कि पहले इधर ये प्रोसेसर हो गया, है ना, यहाँ पे ये प्रोसेसर हो गया, और यहाँ पे क्या है, कई लोग हैं लेकिन ये अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं अपना अपना अलग अलग प्रोसेसर पे, तो इसको मल्टी प्रोसेसिंग हमने बोला था, है ना। तो इसके बारे में हमें बताते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रोसेसर एक ही है, प्रोसेसर एक है लेकिन यूजर कई सारे हैं, है ना, यूजर कई सारे हैं जो कि सभी कोई एक ही प्रोसेसर को यूज कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जो वो क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं इसे, हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सी मेमोरी स्थिर है और केवल एक बार लिखी जा सकती है? इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थिर है और केवल एक बार लिखी जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका जो वो फुल फॉर्म होता है ना। जबकि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये EEPROM का फुल फॉर्म होता है। और प्रोम का क्या हो गया? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सभी का फुल फॉर्म भी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगला सवाल है कि रोम का सबसे उन्नत रूप क्या है? रोम का सबसे उन्नत रूप क्या है? तो बता दें कि रोम का सबसे उन्नत रूप जो है उसे EEPROM कहा जाता है, EEPROM कहा जाता है। और EEPROM का हमने अभी बताया इलेक्ट्रिकली, एक बार हम लिख देते हैं उसके बाद आप अच्छे से याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल है ना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये इसका जो वो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये पूर्ण रूप होता है EEPROM का, ये भी आपको याद रखने। तो इस तरह से आपका जो वो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। कैसा लगा क्लास आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही साथ आप कंप्यूटर के किस तरह के क्लासेस चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। हम उस पर विचार करेंगे और अगर हमें सही लगा तो उस पर हम उस टॉपिक पर भी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी हम लोग टॉपिक वाइज ही कवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई कमेंट है, अगर किसी तरह से अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।